गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ईट के चैप्टर में क्या चल रहा है? स्पेशल यूज ऑफ इट। ठीक, तो चलो स्पेशल यूज ऑफ इट के अंतर्गत आपको आज पढ़ना है रूल 4। 3 हो चुके हैं तो रूल 4 पढ़ना है आपको। अब देखिए यहां पर जो है इट का प्रयोग इन्फिनिटिव अथवा जेरेंड के स्थान पर होता है। कहां पर होता है? इन्फिनिटिव अथवा जेरेंड के स्थान पर होता है। किस जगह होगा? सब्जेक्ट के स्थान। यदि किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव अथवा जेरेंड का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर हम इन्फिनिटिव अथवा जेरेंड के स्थान पर मीनिंगलेस इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना? तो सीधा एग्जाम्पल पर इसका स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, बस ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल पर अभी तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाए ही नहीं है। ठीक ना? सेंटेंस हम देते हैं, समझ जाएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए टू हेल्प him is your duty। ये देखिए एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, तो इतना तो थोड़ा आपको ज्ञान है ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। भाई यहां से क्या करिए, प्रेडिकेट लगा दिया। इस जानते हैं इससे स्टार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट, और इसके पहले क्या हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो है टू हेल्प हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। और यह हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? यह है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा आप। अब करना क्या है आपको? सीधे सीधे इस सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग कर देना। क्या कर देना है? सब्जेक्ट के स्थान पर आपको यहाँ पर और करके इस वाक्य, हाँ हिंदी क्या होगी? हिंदी जान लीजिए। अगर हम चेंज करते हैं तो हिंदी में कोई अंतर नहीं आएगा, अतः हम हिंदी लास्ट में लिखेंगे। तो इसके इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, इस सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या करते हैं? ईट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, यानी टू हेल्प हिम के स्थान पर हमने ईट का प्रयोग कर दिया, जैसे का तैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है लिखना। ठीक, तो अब सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग कर दिए। इट क्या है? मीनिंगलेस। क्या भैया? मीनिंगलेस। ओके, अब क्या हम करने वाले हैं? यहाँ ये प्रेडिकेट पार्ट है, तो जब इसके स्थान पर हम इट का प्रयोग कर देते हैं तो प्रेडिकेट पार्ट को पूरा लिख दीजिए। जो बचा है प्रेडिकेट पार्ट को लिख दीजिए। तो प्रेडिकेट पार्ट को मैंने लिख दिया। देखिए बहुत इजी तरीका है, कुछ है नहीं इसमें। हाँ लगेगा आपको नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो लगेगा बड़ा टफ है, लेकिन कुछ नहीं। ये ट्रिक मैं दे रहा हूँ, लोग ट्रिक देते हैं ना, लेकिन ट्रैक पर आएंगे तभी ट्रिक मिलेगा, तभी ट्रिक काम करता है। ठीक ना? जब सिस्टम में आप पढ़ते हैं तो कुछ नहीं किया, इज योर ड्यूटी प्रेडिकेट पार्ट उतार दिया और इस सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने इट लगा दिया। अब सोचेंगे कि ये बाकी का क्या होगा, तो बाकी को क्या करिएगा कि प्रेडिकेट पार्ट में आगे जोड़ दीजिए, किंतु ये जो इसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इस्तेमाल कर दीजिएगा, यानी टू। क्या करिएगा? टू हेल्प हिम। हो गया। ठीक, अब ये बन गया। अब देखिए
आप ट्रांसलेशन इसका लिखिए, क्या जी, उसकी मदद करना, क्या है, उसकी मदद करना। उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य। नहीं, कर्तव्य ये हो गया। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वही ट्रांसलेशन इसका भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इट मेनी इट। अब चलिए इस नीचे वाले सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त इन्फिनेटिव द्वारा कोई सेंटेंस लिख लेंगे। अब उस सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग कर लेंगे। वह इट क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, ठीक। और जिसके स्थान पर हम लिखेंगे उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट पार्ट में लास्ट में लिख देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल तरीका, अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो मीनिंग इसकी होगी, जो ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का होगा वही ट्रांसलेशन इसका होगा, ठीक ना। क्या, उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य, यही चीज इसका भी है। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना, इधर से मीनिंग होगी, उसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य। कभी भूल करके भी इट को मीनिंगफुल मत बनाइएगा कि या, तो ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। इतना तो आप समझ गए। अब इसमें एक नई चीज और बता दें, ऐसी दशा में जो ये जो पोर्शन आपने ऐड किया है ना, इस वाक्य में आपने इट का प्रयोग किया, गौर से ध्यान से सुनिए इसको। इस वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगाया और इट लगाते ही यहाँ सब्जेक्ट चला गया प्रेडिकेट पार्ट। तो अब अंतर क्या हुआ दोनों सेंटेंस में, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट है, बोलिए है कि नहीं, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही क्रिया का सब्जेक्ट है, ये किसका क्रिया का सब्जेक्ट है, और क्रिया का सब्जेक्ट है, ये किसका सब्जेक्ट भैया, ये क्रिया का सब्जेक्ट है, बढ़िया से समझ लीजिए, ओके। तो टू हेल्प हिम क्रिया का भी सब्जेक्ट है, यानी इसका भी सब्जेक्ट है और पूरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, to help him is the subject of verb, बोलो वर्ब का है as well as। अब इसको क्या है, क्रिया के साथ उल्टा लिखा जाता है, वास्तव में मीनिंग इधर से निकलना चाहिए, पीछे साइड से। तो पीछे साइड से जब मीनिंग निकलती है तो जो मुख्य शब्द है हमको लास्ट में ले जाना चाहिए, वर्ब, ताकि मीनिंग ये लिखे कि टू हेल्प वर्ब के साथ साथ सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर सेंटेंस पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, क्या है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एज वेल एज का वर्ब। अब मीनिंग आपको कहां से निकालना, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम वर्ब के साथ साथ, पहली दफा में क्या होगा, क्रिया का सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब के साथ साथ सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है, डबल फंक्शन में। यानी यहाँ सब्जेक्ट टू हेल्प हिम क्रिया का सब्जेक्ट तो है, पूरे सेंटेंस का भी सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भैया,
यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर क्या है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, subject of sentence, but not of verb। कुछ समझ में आया? इट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है बट नॉट ऑफ, बोल चाल में स्पोकन इंग्लिश, नॉट ऑफ वर्ब, लेकिन क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, हियर the subject of verb is to help him। क्रिया का सब्जेक्ट क्या है भैया, टू हेल्प हिम, और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इट। यहाँ क्या है, दोनों ही सेम है, कौन, टू हेल्प हिम। तो यह दोनों वाक्यों का अंतर है। तो सिर्फ नियम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अंदर आपको प्रवेश करना पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है। तो हमारे ख्याल से तो इसका सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है ना भैया। अब चलिए, अब इस सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम किसी जिरंड का प्रयोग करते हैं तो वही नियम होगा। क्या नियम लगेगा, यही नियम लगेगा जो इन्फिनिटिव में लागू हो रहा है, ठीक ना जी। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। सर ऑफिस कहाँ है इसकी? देखो हेल्प करो भाई, चला रहे। अब एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं किसका, जिरंड का, जिरंड का दे रहा हूं। क्राइम ओवर द पार्ट is useless। ठीक, अब चलिए यहां भी वही चीज, यहां से यहां तक का, इस से लेकर यूजलेस तक प्रेडिकेट है, सिंपल बात। और इसके पूर्व क्या है भैया, बोलो, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के स्थान पर यह क्या है, जिरंड है। बोलिए जिरंड है कि नहीं, इतना तो आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो नॉन फाइनाइट 12 का चैप्टर खुलेगा तो जान जाओ, ठीक ना। यस सर। ओवर द पास्ट, जानते हो क्या है, कह रहा है कि भूत पर चिल्लाना। अब जिरंड के बाद चाहे इन्फिनिटिव क्या है, बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो मॉडिफायर आता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है मॉडिफायर। क्या है, मॉडिफायर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय है ना, समय पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन टू हेल्प हिम, हेल्प करने का प्रभाव हिम पर पड़ेगा, मदद की जाएगी ना, पड़ेगा, ये अंतर है। तो अगर इन्फिनिटिव हो चाहे जिरंड हो, उसके बाद कोई शब्द आता है और उसका प्रभाव रिजल्ट उस पर दिखता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और नहीं अगर प्रभाव दिखता है तो वो मॉडिफायर कहा जाता है। बस इतने आपको जानना है, सिंपल बात। ये चीज हो गया। अब बताइए, यहाँ पर वही चीज है, ये सब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट ऑफ इज,
बोलिए सब्जेक्ट, ये जो पोर्शन क्या है सब्जेक्ट ऑफ इज का सब्जेक्ट है। साथ ही साथ बोलिए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है कि नहीं, बोलो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इधर लिखने की बजाय इसी में समझा दे रहे हैं, बात तो वही हुई। तो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हुआ कि नहीं, डबल फंक्शन में पहली दफा तो आपको देखना है कि क्रिया का सब्जेक्ट क्या है। तो क्रिया इज का सब्जेक्ट यही पोर्शन है, कही क्राइंग ओवर द, और यही पूरे सेंटेंस का क्या है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब चलिए, अब जैसे ईट का प्रयोग करोगे तो मैंने इन्फिनिटी वाला एग्जांपल में तो नहीं बताया, यहाँ बता दे रहा हूँ। यही सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में जाके बढ़ जाता है, तो रियल सब्जेक्ट तो ही है, इसमें मैं लिख देता हूँ, वहाँ जो है लिखना चूक गया कह दी। तो अब क्या करता, यहाँ पर हम इस पूरे सब्जेक्ट के स्थान पर ईट का प्रयोग मैं कर देता हूँ। चलो कर दिया, कर दिया, करने के बाद ये पोर्शन में उतार दिया। सिंपल तरीका है, स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज जाता है दोनों वाक्यों में, कुछ है नहीं, उतार दिया। अब इसको इस यहाँ उतार दिया, आगे उतार दिया, क्या जी क्राइंग, लेकिन इसको इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना, क्राइंग ओवर द पास्ट। अब चलो, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर जो सब्जेक्ट हमारा हो रहा है ये हो रहा है, और प्रेडिकेट हमारा ये हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट आप सेंटेंस है कि नहीं, बोलो सेंटेंस आप सेंटेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यही रियल सब्जेक्ट। वहाँ पर मेरा दूसरा तरीका था और यहाँ पर दूसरा तरीका मैंने अपना दिया, ठीक। यही चीज वहाँ भी थी, किसमें थी, इन्फिनिटी वाले एग्जाम्पल में, ठीक। तो जिस तरह से जेड वाला पोर्शन रियल सब्जेक्ट के रूप में प्रेडिकेट पार्ट में आ जा रहा है, ठीक ना, इन्फिनिटी भी आएगा। अब ये क्या है भैया, रियल सब्जेक्ट, बोलो ऑफ इज, क्रिया का है कि नहीं, इसका है, इतनी बात जान गए। अब चलिए, ये फाइनल यहीं पर कर दूंगा मैं। ऐसी दशा में चाहे यहाँ पर इन्फिनिटिव आता हो और चाहे जिरंड आता हो, मीनिंग तो वही रहेगी जो इसकी है, तो हम मीनिंग लिख लेते हैं। क्या है, भूत पर चिल्लाना, यानी बीते हुए समय पर चिल्लाना। भूत का मतलब वाला भूत मत समझ जाना, घोस्ट मत समझ जाना, यानी भूत पर चिल्लाना, यानी बीते हुए समय पर चिल्लाना। क्या जी, बीते हुए समय पर चिल्लाना, ये समझना। तो भूत पर चिल्लाना, ठीक ना जी, वो वाला भूत नहीं भैया, भूत और क्या पिशाच, वो नहीं, ठीक। भूत पर चिल्लाना क्या है, बेकार है, बेकार है। तो ट्रांसलेशन तो हम इसी का कर रहे हैं ना। इट क्या हो गया, बोले मीनिंगलेस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, इट क्या हुआ, मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। अब चलिए अंतिम बात, यहाँ पर चाहे इन्फिनिटिव का प्रयोग करो चाहे जिरंड का, इस पैटर्न पर, यानी इसके स्थान पर तुम इट का प्रयोग करते रहे हो, ये चला जा रहा है प्रेडिकेट पार्ट। ये जानते हो, यह जो रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में नहीं लिखा क्योंकि वहाँ दूसरी चीज लिख रहा था, मिस हो गया। तो आप बढ़ा सकते हो, रियल सब्जेक्ट इस चीज को बढ़ा सकते हो, ठीक। बाकी दो चीज हम समझा दिए। जानते हो क्या है, यह क्या होता है, रियल सब्जेक्ट इज,
जब रियल सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में बैठा है कि नहीं, बोलो किसका, रियल सब्जेक्ट ऑफ इज, तो इसको ऐसे लिखो, रियल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पोस्ट में इज, ऐसे कर, सही है। यस सर। तो जानते हो रियल सब्जेक्ट इज इन ऑपोजिशन टू का इट, तो समझ में आया, इट के अपोजिशन में होता है, इट के अपोजिशन में समानाधिकरण में होता है। यही कारण है कि इस वाक्य में भी जो मीनिंग निकलेगी, बोलो समानाधिकरण है, इट कहाँ है, सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो वास्तविकता है कि ये क्या है, क्रिया का सब्जेक्ट है, तो इसके समानाधिकरण में आया, यानी इसी के स्थान पर ये आया, तो इसके समानाधिकरण में ये बोला जाता है, उल्टा मत बोल देना कि इसके समानाधिकरण में ये नहीं, इसके, एक कारण है, क्या है, इन अपोजिशन, कैसे इन अपोजिशन आप जानते हो, समानाधिकरण कारक, ठीक ना। तो मीनिंग जो निकलती है यहीं से शुरू होगी, कहाँ से, भूत पर चिल्लाना बेकार, सेम इस तरह से हमारे ख्याल से क्या होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहे सर जी बड़ा मजाक किया है, हमेशा वही बात करते रहते हैं, क्यों कहें भाई, है कि नहीं, हाँ, लेकिन काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।